400 पार राम लहर के बेसिस पर होगा या 400 हार जो विपक्ष एकता बनाने की कोशिश में आपको कहीं ना कहीं स्टंप करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, विगत लगभग 10 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो मुकाम हासिल किए हैं, 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 4 करोड़ गरीबों को आवास मिला है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय मिला है, 14 करोड़ लोगों को के घर में नल मिला है, हर गांव को बिजली, हर गांव को सड़क मिली है, 50 करोड़ लोग आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य कवर में आए, जिसमें 20 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया, 6 करोड़ लोगों ने उसका लाभ भी ले लिया है। और फिर इतना ही नहीं हुआ है, भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, G7 G20 में सबसे ऊपर बना है और राष्ट्रीय सुरक्षा में उस मुकाम पर पहुंचा है कि वो दिन गए जब कोई आता था, घुसकर आतंकवादी घटना करता था और चला जाता था। अब वो भारत है जो जाता है, घुस के मार के आता है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट हो। जैसे हम लोग लखनऊ में बैठे ना, तो एक जमाने में एक डायलॉग होता था ना, पुराने नवाबी जमाने के लोग कहते थे अरे वो जमाना था, तो हम लोग कहते थे अमा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू का फाख्ते उड़ाया करते थे। तो शांति के कबूतर उड़ने के जमाने गए और अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ने के जमाने आए। बात तो सही है। और इतना ही नहीं, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसको किस चीज के लिए जाना जाता था पूर्वांचल को एक जमाने में, कि अगर मुंबई में धमाका होगा तो कनेक्शन उत्तर प्रदेश से, जयपुर में धमाका होगा तो कनेक्शन उत्तर प्रदेश से, कहीं धमाका होगा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से। पुलिस आती थी उन राज्यों की ढूंढने के लिए और आज उन राज्यों से मार मची हुई है क्योंकि होटलों में कमरे नहीं मिल रहे हैं अयोध्या में आने के लिए और उसी पूर्वांचल के काशी में आने के लिए। Coming back on topic, sir. Time is limited, जी. के साथ आगे बढ़नी चाहिए जी। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। देखिए, सवाल मैं अपनी बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि हमारे मुल्क में हमारे देश के जो जंग आजादी के जो लड़ाके थे, जिन लोगों ने इस देश को संजोया, उस देश के संजोग पर सारी दुनिया में जो जिस चीजों के लिए हम जाने जाते हैं वो हम अपनी इक्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। जिन लोगों ने जिन्हें मजहब के आधार पर अपना मुल्क पसंद किया, ये उनकी परेशानी है, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन यहां आप मजहब के आधार पर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा आईन है। हमारा देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ ऐश्वर्या भी इक्वल है, दानिश भी इक्वल है, रिजवान भी इक्वल है और निखत भी इक्वल है। अब आप ये मुझे ये बताइए कि ऐश्वर्या के पास क्यों स्पेशल स्टेटस मिलेगा, दानिश को नहीं मिलेगा, या रिजवान को नहीं मिलेगा, या और जवाद को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सवाल सुनिए, रिजवान भारत का है, इक्वल है। मत करिए रिजवान भारत का है, इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब आप सुनिए, आगे सुनिए। अब मैं आपको Give him 30 more seconds. कि आप यहाँ पर एक बात जो चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि भाई यहाँ किसी को नागरिकता मिलने वाली। सुन लीजिए मेरी बात। सवाल ये है कि देश के तमाम नागरिक जो हैं ये मिलकर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर। वोटिंग और सेशन डिवाइजन एक पूरी अलग बात है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम देश के अरे कहना क्या चाहते हो? उनका नागरिकों का है, देश के मुख्यमंत्री चुनने का काम नागरिकों का है। अब सवाल यह है कि नागरिक ही तो फैसला करेंगे कि देश में क्या होगा। आइए देख पर आएगा। जो गंदगी जानी थी चली गई, मैं उस गंदगी को वापस भारत में जोड़ के अखंड नहीं करना चाहता। गई गंदगी गई। सुधांशु जी, ना ही तो हमारा हिंदुत्व बदला है, ना ही तो हमारे विचार बदले हैं। देश में माहौल ही ऐसा कुछ है कि आत्ममुग्धता के वजह से मोदी जी अगर तीसरी टर्म आते हैं तो देश का संविधान खतरे में आएगा, ऐसा आम आदमी बोलता है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जिस प्रकार से आपने शिवसेना को ट्रीटमेंट दी, जिस प्रकार से आपने बाला साहेब ठाकरे के बच्चे को पदच्युत किया, हम उससे आहत है। हमें मोदी जी की कार्यपद्धति, अमित शाह की कार्यपद्धति, इनसे विरोध है। सुधांशु जी, तुमसे कहाँ विरोध है हमको? हाँ, तुम तो इतने मेधावी और सुंदर प्रवक्ता हो। हाँ, झूठ बात भी बहुत दबा के बोलते हो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। जानते हैं इन्होंने क्यों कहा? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की विरासत से अपने को क्यों अलग कर लेते हैं? मुझे याद है, कोई जाके चेक कर सकता है, बाला साहब ठाकरे जी का इंटरव्यू था 90 के दशक में। पत्रकार उनसे पूछता है कि आप पे आरोप है कि आप हिंदूवादी नेता हैं। तो बाला साहब ठाकरे कहते हैं यह आरोप गलत है। एक पॉज लेते हैं, पत्रकार को लगता है सफाई देंगे। बाला साहब ठाकरे क्या कहते हैं? यह आरोप गलत है, मैं हिंदूवादी नेता नहीं हूं, मैं कट्टर हिंदूवादी नेता हूं। बाला साहब ठाकरे वो थे जो कहते हैं 6 दिसंबर 92 के बाद कि अगर मेरे शिव सैनिकों पे आरोप है तो मुझे उस पर गर्व है। जबकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, हमारे नेता 6 दिसंबर 92 की रात डिफेंसिव थे और रात को 11:15 बजे रेडियो पर मैंने स्वयं सुना था बाला साहब ठाकरे जी का बयान। हम उन बाला साहब ठाकरे के साथ थे। और बाला साहब ठाकरे तो वो थे कि जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि मुंबई के दंगों में आरोप लगा रही है कांग्रेस, जिसके साथ आप खड़े, कांग्रेस कह रही है कि बाला साहब ठाकरे का हाथ है। कांग्रेस ने श्री कृष्णा कमीशन बनाया था जिसमें बाला साहब ठाकरे के लिए कितनी आपत्तिजनक बातें लिखी थी। तो बाला साहब ठाकरे ने क्या बोला था? हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। और अब अगर उद्धव ठाकरे आकर गोमूत्र की बात करने लगे
तो छत्रपति शिवाजी के महाराज की विरासत का दावा करने वाली वो पार्टी, जिस छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखे स्मृति पुराण राखी वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवान राखे दूनी में, जिन्होंने दिल्ली दल को दबाकर अपना दुगना स्टेटस बना के रखा, आज इटली दल से इतना दब गए कि गोमूत्र को मजाक का मुद्दा बना लिए। तो बाला साहब ठाकरे की विरासत से तो खुद ही छूट गए, हमें छोड़ने की जरूरत थोड़ी पड़ी, आपने खुद अपने को छोड़ दिया, जनता की नजर से उतर गए।